राधे राधे सभी को। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और इस समय घर पे पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है एसएससी मेंस के लिए कंप्यूटर की पीवाईक्यू सीरीज लेके आए हैं, जो जिसके मतलब कि लगातार वीडियोस हम डालते रह रहे हैं। इसमें हम सीजीएल मेंस में या फिर सीएचएसएल मेंस में जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं लास्ट कुछ ईयर्स से 3-4 साल का हम डेटा लेके चल रहे हैं और उसको हम हर एक शिफ्ट को जो है उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको एनालाइज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपको सभी को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आप उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सके रेदर देन आप पूरा सिलेबस पढ़ें और वहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो इसीलिए हम ये सीरीज लेके आए थे। यही हमारा उद्देश्य था कि आपको एक पैटर्न समझ में आए, चीज़ों को और बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ। उसी सीरीज का ये एक वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम सीजीएल मेंस जो हुआ था 7 मार्च 2022 को, उसके कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं और हर एक क्वेश्चंस को हम बारीकी से समझेंगे। सारे ऑप्शंस को हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आइडिया मिलता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं मेंस के पेपर में। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा थीम है जो बोलता है कि अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल में रख लिया तो आप जो है सही दिशा में सही मतलब कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। और माइंड को कंट्रोल करने के लिए दो चीज़ें हैं, दैट इज प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। वैराग्य और अभ्यास, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप माइंड को कंट्रोल में कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं। और मतलब कि आपको पता है कि सब जो दिमाग है वही आपका जो है मेन कंपोनेंट बोल लो, मेन कुछ भी चीज़ बोल दो, मेन जो मतलब कि जो जैसा रथ होता है तो जिस डायरेक्शन में घोड़े जाते हैं उसी डायरेक्शन में रथ जाता है, तो वो जो घोड़े हैं वही आपका दिमाग है, आपकी बॉडी का पार्ट। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको पता है आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस, थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, बेहतर अपने रास्ते पर बेहतर चलने के लिए हमें माइंड को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो ये हमारा थीम रहेगा और इसी के साथ जो है इसी थीम को दिमाग में रखते हुए चलेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये, व्हाट विल बी द फंक्शन गिवन बिलो रिटर्न इन MS Excel 2010। तो MS Excel 2010 में ये फंक्शन जो आपको दे रखा है ये क्या रिटर्न करेगा, कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा। ये मैच फंक्शन है, मैंने आपको बताया है। और इसका सिंटेक्स क्या होता है, देखो नॉर्मल क्या होता है, इक्वल्स टू मैच। सिंटेक्स जब हम लिखते हैं तो पहले हम लिखते हैं लुकअप वैल्यू। क्या लिखते हैं, लुकअप वैल्यू। और फिर लिखते हैं एरे, लुकअप रेंज, जो उसका कहाँ से कहाँ तक हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं मैच टाइप। ये नॉर्मल सिंटैक्स होता है मैच फंक्शन का। अब देखो इसमें जो लुकअप वैल्यू है वो है आपकी 12 आपकी लुकअप वैल्यू है, मतलब हमें 12 को खोजना है। और एरे क्या है, एरे है 10, 13, 30, 40 और 60। और मैच टाइप क्या है, 1। देखो मैच टाइप या तो 0 हो सकता है या तो 1 और -1 हो सकता है। 0 का मतलब क्या है कि हमें एग्जैक्ट वही मैच चाहिए। ठीक है, और 1 और -1 का मतलब क्या है, अप्रॉक्स हमें वो मैच चाहिए। ठीक है, तो इस केस में आपको पता है 12 जो है फाइंड करना है, उसको मैच करना है, तो फाइंड करेगा तो आप देखेंगे 10 और 10 से बड़ा 12 है, तो क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा +1। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वैसे जनरली मतलब कि ये पहली बार ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें फॉर्मूला दे दिया गया है और आपको पूछा गया है कि क्या रिटर्न करेगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते। ठीक है, आगे आएंगे।
विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड माउस पोर्ट। तो कौन से पोर्ट को हम जो है माउस पोर्ट के नाम से जानते हैं? क्या वो VGA पोर्ट है जिसका फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक एरे, या HDMI पोर्ट है जिसका फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, या PS2 पोर्ट है, या फायरवायर पोर्ट है? तो आपको पता है माउस पोर्ट और कीबोर्ड पोर्ट जो होते हैं वो PS2 वाले होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्ट है दिस इज योर माउस पोर्ट। ओके, डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स हैं, देख सकते हैं आप। ये ऑडियो इनका पोर्ट है, केबल टीवी का ये है, ठीक है। और वहीं DVI का अगर हम देखें डिजिटल वीडियो इंटरफेस का, तो उसका पोर्ट ये वाला है। फायर वायर का ये वाला पोर्ट है, ठीक है। माउस का ये है, मॉनिटर का ये है, ठीक है। सीरियल पोर्ट ये वाला है, ओके। HDMI पोर्ट ये वाला है, कीबोर्ड का पोर्ट ये वाला है, माइक्रोफोन का पोर्ट ये वाला है, ठीक है। ये आपको देखना है, ये ईथरनेट का नेटवर्क जहां लिखा है ये ईथरनेट का पोर्ट है, ओके। USB का आपको आप जानते ही हैं, USB का ये वाला पोर्ट है, ठीक है। तो ये सारे पोर्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ओके। और आपको याद है प्रिंटर वाला को हम पोर्ट को हम क्या बोलते हैं? हम पैरेलल पोर्ट बोलते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी। आगे आएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर इज यूज टू स्टोर डिलीटेड ईमेल्स। मतलब कि अगर मैंने ईमेल डिलीट कर दिया तो वो किस फोल्डर में जाएगा? तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डिलीट किए हुए ईमेल्स को स्टोर करता है? क्या वो ड्राफ्ट है, क्या वो इनबॉक्स है, क्या वो स्पैम है, क्या वो ट्रैश है? तो आपको पता है डिलीट किए हुए जितने भी ईमेल्स हैं वो कहाँ जाते हैं? वो ट्रैश में जाते हैं। ड्राफ्ट में क्या होता है? ऐसे ईमेल जो आप सेंड करना चाहते हो पर सेंड नहीं किए आपने, तो वो बाय डिफॉल्ट जाके कहाँ सेव हो जाएंगे? ड्राफ्ट में सेव हो जाएंगे। इनबॉक्स में आए हुए सारे मेल्स और भेजे हुए सारे मेल्स आपको इनबॉक्स में देखने को मिलेंगे। स्पैम में क्या आता है? स्पैम में वो आते हैं जो फ्रॉड टाइप के नहीं आते हैं मेल्स, रेड कलर से शो होते हैं, वो सारे स्पैम में जाते हैं। तो ये चारों के चारों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए ही चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। इनके अलावा क्या है? वैसे तो बहुत सारे हैं, प्रमोशन वाला भी आने लग गया, प्रमोशन हो गया, है ना। ये सब आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है अभी इतने, क्योंकि बेसिक यही वाला है, तो यही सब पूछते हैं, इन चारों में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट। इन निम्नलिखित में से कौन सा जो है लिब्रे ऑफिस का पैकेज के अंदर नहीं आता है? इम्प्रेस, राइटर, कैल्क या एक्सेल। तो आपको पता है जो एक्सेल है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट के सूट के अंदर देखा जाता है। लिब्रे ऑफिस में ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं मिलता है। अब मिलता क्या क्या है लिब्रे ऑफिस के पैकेज में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो, एक मिलता है राइटर, जैसे MS वर्ड, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट से कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के लिख देता हूँ मैं, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। माइक्रोसॉफ्ट में जैसे MS वर्ड है ना, MS वर्ड क्या काम करता है? वर्ड प्रोसेसिंग का। सेम काम जो है लिब्रे ऑफिस में राइटर करता है, याद रहेगा। जैसे MS एक्सेल है वैसा ही लिब्रे ऑफिस में आता है कैल्क, ठीक है। जैसे MS पावर पॉइंट है वैसे ही आपका इम्प्रेस देखने को मिलता है आपको लिब्रे ऑफिस में, ठीक है। एक ड्रॉ आता है जो वेक्टर ग्राफिक्स के लिए आता है, डेटाबेस के लिए बेस नाम का आता है, और फॉर्मूला एडिटर के लिए मैथ नाम का एप्लीकेशन देखने को मिलता है। तो ये 6 आपको याद रखने हैं, लिब्रे ऑफिस के पैकेज में ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट की भी आपको पता होने चाहिए, है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे आएंगे, डैश वॉज द फर्स्ट ब्राउजर टू डिस्प्ले इमेजेस इन लाइन विथ टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ डिस्प्ले इमेजेस इन अ सेपरेट विंडो।
मतलब कौन सा पहला ब्राउज़र था जो टेक्स्ट के बीच में ही फोटोज दिखाता था रेदर देन अलग से सेपरेट करके दिखाए, तो कौन सा था वो? उससे पहले ब्राउज़र होता क्या है? तो ब्राउज़र आपको पता होना चाहिए कि एक वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो एनेबल करता है यूज़र को टू डिस्प्ले एंड इंटरेक्ट विथ टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस, गेम्स, म्यूजिक एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑन वेब पेजेस एट अ वेबसाइट ऑन www वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब पे मतलब कि आप जैसे मतलब कि आपको कुछ चीज़ सर्च करनी है, कुछ चीज़ ढूंढनी है, किसी चीज़ के बारे में पता लगाना है या कोई वीडियो देखना है, तो आप एक वेबसाइट खोलते हो, वेब पेज खोलते हो, है ना? तो वो आप जिस एप्लीकेशन के थ्रू खोलते हो, जैसे गूगल क्रोम के थ्रू खोल रहे हो आप, या माइक्रोसॉफ्ट एज में सर्च कर रहे हो, या फिर मोजिला फायरफॉक्स में सर्च कर रहे हो, तो ये सारे क्या हैं? ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं। तो इन सभी को आप क्या बोलते हैं? वेब ब्राउज़र बोलते हैं। ठीक है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से जो है आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो या इंफॉर्मेशन देख पा रहे हो। These application software are known as web browser. Example: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Edge, USC browser, Brave, Opera, Apple का सफारी, गूगल का क्रोम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि पहला ब्राउज़र कौन था जिसने टेक्स्ट के बीच में ही इमेजेस को डिस्प्ले करना स्टार्ट किया था? तो ये था आपका मोज़ैक, याद रहेगा, मोज़ैक वेब ब्राउज़र आपका पहला ऐसा वेब ब्राउज़र था जो टेक्स्ट के बीच में इमेजेस शो करता था। ओके, याद रहेगा। आगे आते हैं। डैश रिकॉर्ड्स एवरीथिंग यू टाइप ऑन योर पीसी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन योर लॉगिन नेम, पासवर्ड एंड अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कौन सा ऐसा मालवेयर है जो भी आप टाइप करते हो, टाइप मतलब कीबोर्ड पे चीज़ें प्रेस करते हो, वो सारी की सारी रिकॉर्ड कर लेता है? तो मैंने आपको बताया था क्या है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं की लॉगर्स। ठीक है, रैंसमवेयर क्या करता है? रैंसमवेयर सिंपल सी बात है, आपके डेटा को लॉक कर देता है और फिर फिरौती मांगता है। लॉक्स डेटा एंड डिमांड्स मनी। लॉक्स डेटा का मतलब क्या है कि आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को पहले वो अपने पास कॉपी कर लेगा, फिर आपसे डिमांड करेगा। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं रैंसमवेयर का, तो एक एग्जाम्पल याद कर लो। एक है वायरस का नाम है वानाक्राई वायरस। ये एक तरह का रैंसमवेयर है। क्या है? रैंसमवेयर। ये आया था लगभग 2017 में। ठीक है, अच्छा, वायरस से याद आया, मैंने लास्ट क्लास में आपसे वायरस का क्वेश्चन पूछा था, पर वो मैंने पीसी वायरस का पूछा था। अगर मैं पूछूं कि सबसे पहला वायरस कौन सा था, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए बना हो, एक्सपेरिमेंटल, लेकिन पहला वायरस कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए। ये बनाया गया था 1971 में। इसका नाम रखा था क्रीपर। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और थोड़ी सी हम जो एक बार रिवाइज कर लेंगे, जो भी हम ये क्या बोलते हैं, वायरस, वर्म्स, रैंसमवेयर, सबको एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एडवेयर से। एडवेयर मैंने आपको बताया है, दिस आर अनवांटेड सॉफ्टवेयर जो कि एड्स आपके डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, जिससे आप मतलब कि अगर क्लिक करते हो तो आपकी मतलब कि कोई भी चीज़ मोबाइल में, जैसे मोबाइल में क्लिक करते हो तो कोई भी चीज़ आपका डेटा वगैरह वहाँ पर चला जाता है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता। बॉट क्या है? बॉट ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि वेरियस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे टेलीग्राम में क्विज करवाते हो या फिर व्हाट्सएप में क्विज जो करवाते हैं, वो क्या है? वो बॉट्स होते हैं। ठीक है, एक बार बॉट क्रिएट कर दिया, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितने भी लोग लॉगिन करें, जैसे ही बॉट पे क्लिक करेंगे वैसे ही वो अपने आप क्विज कराना स्टार्ट कर देगा। रूट किट क्या होता है? रूट किट एक तरह का मालवेयर है जो कि आपके सिस्टम का यूजर नेम, लॉगिन आईडी जो है, इन सब पे एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिन जो कंट्रोल होता है उसको गेन कर लेता है। ठीक है, और फिर सारे सिस्टम के आपके एडिट वगैरह, फाइल वगैरह डिलीट वगैरह कर सकता है। ठीक है, रैंसमवेयर मैंने बताया कि ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर लेते हैं और फिर आपसे फिरौती मांगते हैं। ठीक है,
ये चीज़ स्पाईवेयर नाम समझ में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये आपके डेटा पे नज़र रखता है, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, क्या मतलब कौन सी साइट आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर मतलब आपके सिस्टम में क्या क्या है, ये सब आप नज़र रखता है। ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये एक तरह का डिसेप्टिव सॉफ्टवेयर है। ये अपने आप को ओरिजिनल जैसा दिखाएगा। आपको पता है, जैसे अपन बोलते नहीं है कि ये नाइकी का ओरिजिनल जूता नहीं है, लेकिन ये कॉपी है, लेकिन बहुत से बंदे जो हैं वो पहचान ही नहीं पाते कि ओरिजिनल क्या है और फेक कौन सा है। तो ट्रोजन हॉर्स भी सेम उसी तरह काम करता है। ये अपने आप को ऐसा और इतना ओरिजिनल सॉफ्टवेयर दिखाएगा, जैसे मान लो एक अमेजन की साइट है, ये अपने आप को, अगर कोई बंदा ट्रोजन हॉर्स क्रिएट करेगा तो वो अमेजन की ऐसी डुप्लीकेट साइट क्रिएट करेगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि ओरिजिनल कौन सी है, असली कौन सी हो। और लेकिन अगर आपने उस साइट पर पहुंच गए, ठीक है, और उस साइट पर अपना एक्सेस दे दिया, तो आपका धीरे धीरे आपका एटीएम पिन वगैरह सब कुछ ये अपने पास कॉपी कर लेगा, एक्सेस पा लेगा, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स इस तरह काम करता है। वायरस की मैं बात करूं तो वायरस क्या है, ये किसी भी फाइल या फोल्डर में चिपक के आपके सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है, और जैसे ही आप ओपन करते हैं वैसे ही ये अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये देखो वायरस और वर्म में यही अंतर है। वायरस क्या करते हैं, ये आपकी फाइल को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये आपके फाइल्स की कॉपी बना सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। वहीं जो वर्म्स होते हैं, वर्म्स ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर होते हैं, मतलब कि अपने आप ही 1 से 2 गुना, 2 से 4 गुना, 4 से 8 गुना होते रहते हैं, अपने आप ही बढ़ते रहते हैं। पर ये ना फाइल को डिलीट करते हैं ना एडिट करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को हैंग कर देते हैं, आपके सिस्टम को हैंग कर देते हैं, या फिर कह लो क्या बोलते हैं, ओवरलोड कर देते हैं, ये शब्द भी आप कह सकते हो, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आपको याद होना चाहिए। एक माइडूम करके बनाया गया था वर्म, माइडूम, ये लगभग बनाया गया था मेरे ख्याल से 2004 में। सबसे तेजी से स्प्रेड होने वाला ईमेल वर्म है ये, फास्टेस्ट स्प्रेडिंग ईमेल वर्म, ठीक है। इतना जल्दी तेज बढ़ता है कि आपके सिस्टम को पता भी नहीं चलेगा, विथ इन सेकेंड आपका सिस्टम जो है हैंग मारने लगेगा, ठीक है, वर्क नहीं करेगा, ओवरलोड हो जाएगा। तो ये माइडूम आपको नाम याद रखना है, ठीक है। आगे आएंगे। अ डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक, जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है वाइल कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्विच। सिंपल है, क्वेश्चन बार बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे गए। एक बार मैं सारे आपको नेटवर्किंग जितने भी डिवाइसेस होते हैं सारे के सारे आपको रिवाइज करवा देता हूँ, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। पहले हम बात करेंगे राउटर की। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो क्या करता है, जो फॉरवर्ड करता है डेटा पैकेट्स को बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स। बहुत सारे कंप्यूटर के नेटवर्क हैं, बहुत सारे उसमें यूज़र हैं, तो ये मतलब कि आपको मान लो कि मुझे यूज़र 3 को कोई डेटा भेजना है, तो ये बताएगा भाई कौन से रूट से आप चले जाओ, ईजिली पहुंच जाएगा, ट्रैफिक वगैरह सब कुछ ये अपने हिसाब से देख लेता है। स्विच क्या है, स्विच एक लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है, दैट इज द वर्किंग ऑफ स्विच। और स्विच जो है मैक एड्रेस पे काम करता है, किस पे, मैक एड्रेस पे। हब क्या है, हब भी एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करता है और सेंट्रल पॉइंट की तरह एक्ट करता है। मतलब इसके पास एक सिग्नल गया, मतलब ये हब है और ये बहुत सारे यूज़र हैं, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, बहुत सारे यूज़र हैं, ये अपना अपना कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं। इसके पास कोई सिग्नल गया, ठीक है, मान लो इसके पास कोई नई ताज़ा खबर पहुंची, अब इसको सबको पहुंचाना है, तो जैसे इसके पास खबर पहुंची वैसे ये सब पे जो है ब्रॉडकास्ट कर देगा, बिना जाने कि भैया ये हमारे ग्रुप का मेंबर है कि नहीं है। इसके पास जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस होंगे सबको ये फॉरवर्ड कर देगा। हब की यही एक खास बात है, यही एक दिक्कत है, ठीक है। स्विच क्या है, स्विच मैक एड्रेस देखकर डेटा फॉरवर्ड करता है, वहीं हब जो है वो सबको फॉरवर्ड कर देता है जो भी कनेक्टेड होते हैं। ब्रिज क्या करता है, ब्रिज, जैसे ब्रिज का काम क्या है, पुल का काम क्या होता है कि दो एरियाज को आपस में कनेक्ट करना, तो सिमिलर चीज है, ब्रिज भी जो है 2 और मोर नेटवर्क सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है,
ठीक है, और ऐसा महसूस करवाता है कि ये पूरे का पूरा एक ही पोर्शन है। ठीक है, जैसे जैसे पुल क्या होता है, जैसे मान लो कि एक ये चोटी है, एक ये चोटी है, इसके बीच में पुल लगा हुआ है ये वाला, तो इसका मतलब क्या, ये दिखाएगा कि ये पूरा का पूरा एरिया एक ही है, आपस में सब कनेक्टेड है। सेम ब्रिज का काम भी यही है, बहुत सारे नेटवर्क्स के सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है और शो ऐसे करता है कि सबका सब एक ही पूरी फैमिली है, एक ही सिंगल नेटवर्क है। ठीक है, सर्वर आपको पता है, सर्वर एक कंप्यूटर या फिर सॉफ्टवेयर हो सकता है जहां से आपको रिसोर्सेज, डेटा और सर्विसेज मिलती हैं। ठीक है, और जिनको मिलती है उनको हम क्लाइंट्स बोलते हैं। ये चीज़ याद नहीं है। कैट केबल्स पर के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इसका फुल फॉर्म याद रखना। कैट का मतलब है कैटेगरी केबल्स। ठीक है, ये इथरनेट केबल्स हो गए, इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। बाकी ये एक्चुअल राउटर है, ये उसका आइकन है, देख सकते हैं आप, ये एक्चुअल स्विच है, ये स्विच का आइकन है। हब ये है, हब ऐसा आइकन दिखता है, ब्रिज का ये आइकन है और सर्वर का ये आइकन है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से आप रिवाइज भी कर सकते हैं। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे। डैश डिस्प्लेस अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगर दिस कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो कौन सा जो है यूटिलिटी कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है कंप्यूटर सिस्टम की, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे। तो कौन शो करता है, ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था, आपने देखा होगा अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो। इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल। ठीक है, टास्क बार क्या होता है, हेल्प एंड सपोर्ट क्या होता है। हेल्प एंड सपोर्ट जो है ऐसे मतलब कि आपको हेल्प चाहिए कि भाई मैं क्या बोलते हैं यहाँ कैसे जाऊँ, मुझे पता नहीं है, तो आप हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। टास्क बार क्या है, ये बेसिकली आपके जो जितने भी एप्स एप्लीकेशन चल रहे हैं है ना, वो सारे के सारे शो करता है। एकदम बॉटम ऑफ दी डेस्कटॉप दिखता है, वो टास्क बार होता है। इट शोज रनिंग एप्स एंड क्विक लॉन्च आइटम्स। क्विक लॉन्च आइकन्स लिख लो आप, आइटम्स की जगह। ठीक है, ये जैसे मतलब कि आप यहाँ एक कोने में ब्लूटूथ का दिखेगा तो ब्लूटूथ पे क्लिक करेंगे तो ब्लूटूथ वाले डिवाइसेस खुल जाएंगे। वो सब क्या है, टास्क बार के अंदर आते हैं। रन क्या है, रन एक तरह का आपका वो एप्लीकेशन है जिसमें आप जैसे आपने कोई भी एप्लीकेशन का नाम लिखा, उस पर क्लिक किया तो वो वाला एप्लीकेशन खुल जाएगा। दैट इज़ द वर्किंग ऑफ रन। ठीक है, और कंट्रोल पैनल पर जाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो राइट क्लिक करिए और उसमें कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ क्लिक कर दीजिए, या फिर विंडोज़ में जाके कंट्रोल पैनल सर्च करिए और वहाँ से पहुँच जाइए। जब कंट्रोल पैनल पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, और इसमें आप कौन कौन सा आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे सिस्टम में सिक्योरिटी, विंडो अपडेट वगैरह सब यहीं से देख सकते हैं। नेटवर्क एंड इंटरनेट, आपका जो सिस्टम है किस इंटरनेट से कनेक्टेड है। हार्डवेयर एंड साउंड, ठीक है, कौन कौन सा हार्डवेयर आपके सिस्टम से जुड़े हुए हैं, माउस जुड़ा हुआ है, कीबोर्ड जुड़ा हुआ है, प्रिंटर जुड़ा हुआ है, क्या क्या जुड़ा हुआ है, ये सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स मतलब कि कौन कौन से एप्लीकेशंस जो ऐप्स हैं आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रखे हैं, वहाँ से आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो इसी ऑप्शन के थ्रू। यूज़र अकाउंट मतलब कि एक सिस्टम में कितने लोग जो है एंट्री पा सकते हैं, कितने यूज़र हैं। ठीक है, ये पर्सनलाइजेशन एंड अपीयरेंस मतलब वॉलपेपर वगैरह, लॉक स्क्रीन वगैरह ये सब चेंज कर सकते हैं। क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन आपको पता ही है। ईज ऑफ एक्सेस भी सेम। ये सब जो है सारे के सारे फीचर्स आपको कंट्रोल पैनल में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सारी की सारी आप कंप्यूटर की जितनी भी सेटिंग्स होती हैं सारी की सारी आप कंट्रोल पैनल से चेक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। स्क्रीन रेजोल्यूशन भी आपको याद रखना है, अपीयरेंस ऑफ पर्सनलाइजेशन के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, और जैसे मतलब ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करना होता है वो भी हार्डवेयर एंड साउंड के अंदर आ जाएगा। सारी चीज़ें आप जो है कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की is used to select all cells। क्या, select all cells of the current row in MS Excel 2010 वर्कशीट। मान लो कि
रो कैसी होती है, रो आपको पता है, देखो ये एम एस एक्सेल मान लो ऐसा है ना, ये वाली कॉलम होती है और ये वाली रो होती है। तो मान लो मुझे पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना है, यहाँ से लेके एंड तक मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करूँगा? क्या मैं शिफ्ट प्लस पेज अप करूँगा, क्या मैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार करूँगा, क्या मैं शिफ्ट प्लस पेज डाउन करूँगा, या मैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार करूँगा? तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, शिफ्ट प्लस स्पेस बार आप करेंगे तो जिस रो में आप हैं वो पूरी की पूरी रो के जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और कुछ आपको एम एस एक्सेल से रिलेटेड जो है शॉर्टकट पता होने चाहिए, जैसे कि कंट्रोल प्लस बी अगर आप करते हैं तो आप सेल का और रो का साइज जो है डिक्रीज कर सकते हैं। अगर कंट्रोल प्लस डी करते हैं तो डेटा से कनेक्ट कर सकते हैं, ई करते हैं तो शीट की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, कंट्रोल प्लस एच करते हैं तो प्रेजेंटेशन मोड जो है वो ऑन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एम करते हैं तो न्यू वर्कशीट ओपन हो जाएगी, और कंट्रोल प्लस एन करते हैं तो न्यू वर्कबुक जो है क्रिएट हो जाएगी। अब देखो वर्कशीट और वर्कबुक में अंतर समझो। जैसे एक किताब है, उस किताब में मल्टीपल पन्ने होते कि नहीं होते, पेज 1 पेज 2 पेज 3। तो पेज को आप समझो वर्कशीट से, और बुक को आप समझो वर्कबुक से, ठीक है। तो एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं, ये चीज़ आपको समझनी है। तो अगर आपको एक पन्ना जो है ऐड करना है तो आप कंट्रोल प्लस एम दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस एम। लेकिन अगर आपको एक पूरी किताब चाहिए, पूरा एक रजिस्टर चाहिए, तो आप कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे, ठीक है। वहीं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी दबाएंगे तो आप सेल का जो साइज है वो इंक्रीज कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से आप स्वैप कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस नीचे वाला जो बटन है उससे आप रोज को शॉर्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड वाले बटन को आप कॉलम को नैरो कर सकते हैं, राइट वाले बटन से कॉलम को चौड़ा कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस ऊपर वाले बटन से रोज को टॉलर कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टैब से जो है आप वर्कशीट के बीच में स्विच हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? स्विच बिटवीन वर्कशीट, यानी कि मान लो मुझे पन्ना 20 नंबर पन्ने पे जाना है, ठीक है, तो मैं स्विच हो सकता हूं पन्नों के बीच में विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस टैब। तो ये सारे के सारे आपको ऑप्शंस एमएस एक्सेल से रिलेटेड जो हैं सारे के सारे पता होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है डैश आर सेट ऑफ वायर्स विच कैरी अ ग्रुप ऑफ बिट्स इन पैरेलल and has an associated control scheme. It provides a communication path between two or more devices of a computer system. तो कौन सा वायर का सेट होता है जो कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है बिटवीन वेरियस डिवाइसेस? मान लो माउस और कीबोर्ड को कम्युनिकेट करवाना है, ठीक है, मतलब कि कीबोर्ड से बटन प्रेस की या फिर उससे प्रेस की तो सिस्टम को पता लगाना है। तो कौन करता है ये? रजिस्टर का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ डेटा स्टोर करने का। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? ये इंस्ट्रक्शंस को जो है इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करती है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में होगा, किस इंस्ट्रक्शन के बाद कौन सा होगा। कैसे क्या करता है? कैसे आपकी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है, इसका काम भी क्या है कि आपके एक्सेस टाइम को कम करना और जल्दी से जल्दी जो है फ्रीक्वेंट डेटा को स्टोर करना टेम्पररी। तो यहाँ पे डेटा स्टोर की बात नहीं की गई, यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है। तो कम्युनिकेशन कौन प्रोवाइड करता है? उसको हम बोलते हैं बसेस। क्या बोलते हैं? बसेस को अगर मैं सिंपल भाषा लिखूं तो आप लिख सकते हैं बसेस आर दी पाथवेज फॉर डेटा ट्रांसफर, ठीक है। और ये दो प्रकार की होती हैं, मतलब कि दो टाइप में आपको देखने को मिलती है। बस जो है या तो 32 बिट की हो सकती है या तो 64 बिट की होती है, ठीक है। बट ये 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स।
ठीक है। एक को हम बोलते हैं डेटा बस, जो कि डेटा को स्टोर करती है, डेटा को कंट्रोल करती है। दूसरे को हम बोलते हैं एड्रेस बस, जहां पर डेटा का एड्रेस स्टोर होता है। और तीसरे को हम बोलते हैं कंट्रोल बस, जो कि इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करती है। ये तीन तरह की बस आपको देखने को मिलती है। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज नोटबुक। तो किस कंप्यूटर की टाइप को हम जो है नोटबुक कहते हैं? मल्टी कोर, वर्क स्टेशन, लैपटॉप कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? उससे पहले मैं आपको कंप्यूटर जो है कितने प्रकार का होता है ये समझा देता हूं। देखो, कंप्यूटर जो है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर मैं साइज की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ साइज को लेके बात करूं, तो कंप्यूटर जो है चार प्रकार का होता है। पहले को हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर, दूसरे को हम बोलते हैं मेन फ्रेम, तीसरे को हम बोलते हैं मिनी कंप्यूटर, चौथे को हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो अगर मैं बात करूं सुपर कंप्यूटर की, तो इसकी बहुत ही भयंकर स्पीड होती है। इंडिया का अगर मैं बोलूँ कि इंडिया का आप सुपर कंप्यूटर का नाम बताओ, तो याद रखना कि इंडिया के सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। क्या है? परम, जो इंडिया ने खुद बनाया है। मेन फ्रेम की बात करूं तो मेन फ्रेम का एग्जांपल आ जाएगा यूनिवैक। ठीक है। मिनी कंप्यूटर जो बहुत ही छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं, है ना, उनको हम मिनी कंप्यूटर बोल सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल हो जाएंगे आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर पाम टॉप। ये सारे के सारे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल। अगर मैकेनिज्म के बेसिस पे मैं कैटेगराइज करूं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है कि एनालॉग प्लस डिजिटल। ठीक है। अब एनालॉग कंप्यूटर कहां इस्तेमाल होते हैं? तो आपने स्पीडोमीटर देखा है? बाइक के आगे जो स्पीड को नापता है ना, वो स्पीडोमीटर होता है। वो एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल क्या है? जैसे आपका पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, ये क्या है? डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर वो होते हैं जहां पे एनालॉग और डिजिटल दोनों का इस्तेमाल हो, जैसे कि ईसीजी मशीन जो होती है ना, या फिर वेदर वाले जो सिस्टम होते हैं। वेदर वाले सिस्टम में क्या है? आपको एनालॉग सिस्टम भी चाहिए और डिजिटल सिस्टम भी चाहिए। ठीक है। अगर मैं पर्पस की बात करूं, पर्पस के हिसाब से जो है कंप्यूटर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं जनरल पर्पस, एक को हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस का मतलब क्या है कि मान लो सभी के लिए, जैसे लैपटॉप हो गया, लैपटॉप जो है वो सभी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है, आप गेम खेल सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। स्पेशल पर्पस का मतलब क्या है? जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वेदर सिस्टम हो गया या फिर मिलिट्री कंप्यूटर हो गए। तो वो जो है उनमें गेम नहीं खेल सकते आप, लेकिन वो उसी काम के लिए बनाए जाते हैं। जैसे रॉकेट वगैरह के लॉन्च करने के लिए जो सिस्टम बनते हैं, वो स्पेसिफिकली उन्हीं उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कंप्यूटर जो है मतलब कि अलग अलग प्रकार से बांटे जा सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी के बेसिस पे। तो आपसे जो पूछा गया है, वो आपसे पूछा गया है कि किस कंप्यूटर को जो है हम नोटबुक बोलते हैं। तो याद रखना, हम लैपटॉप को ही नोटबुक बोलते हैं। किसको हम बोलते हैं? लैपटॉप को। ठीक है। और लैपटॉप क्या है? एक माइक्रो कंप्यूटर है। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल। याद रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द बिट रेट ऑफ अवेलेबल और कंज्यूम्ड इंफॉर्मेशन कैपेसिटी एक्सप्रेस टिपिकली इन मेट्रिक मल्टीपल्स ऑफ बिट्स पर सेकेंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? वो तो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है। बिट रेट जो है वो क्या होती है? रूल्स एंड रेगुलेशन लिख लो पहले। बिट रेट का मतलब है बैंडविड्थ। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। स्पीड अलग हो जाएगी, स्पीड मीटर में होती है,
मीटर पर सेकंड में होती है, यहाँ पे बिट्स पर सेकंड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जो बिट रेट होता है वो बैंडविड्थ में नापा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको सिंपल एज इट इज याद रखनी है। आगे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा वेब ब्राउजर जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, एज। एज ही आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। कब डेवलप किया गया? 2015 में। अच्छा, क्रोम किसका है? क्रोम गूगल का है। कब डेवलप किया था? 2008 में। ओपेरा किसका है? ये ओपेरा सॉफ्टवेयर करके है, उसका है। ठीक है, और ये कब डेवलप किया गया था? तो ये 1996 में किया गया था। ऐसे ही आप मुझे बता दो कि मोजिला का कौन सा है और एप्पल का कौन सा है। मोजिला का कौन सा सॉफ्टवेयर है और एप्पल का कौन सा है? तो एप्पल का आपका वेब ब्राउजर जो है उसका नाम है सफारी। ठीक है, और मोजिला का कौन सा है? उसका है फायरफॉक्स। ये वेब ब्राउजर। ठीक है, ये कंपनी के नाम, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे। इन MS Word 365 कंट्रोल प्लस ई इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू। तो कंट्रोल प्लस ई जो है वो MS Word में अगर दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? राइट अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जस्टिफाई द सिलेक्टेड टेक्स्ट, सेंट्रल अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, या डिस्प्ले द फाइल मेन्यू ऑप्शन। तो कंट्रोल प्लस ई अगर करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो सेंटरली अलाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कंट्रोल प्लस ई से। और आपको कुछ कुछ शॉर्टकट पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर मुझे सारे कैरेक्टर लेफ्ट से सेलेक्ट करने हैं तो मैं शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो इस्तेमाल करूँगा। लेफ्ट एरो कैसे दिखता है? ऐसा। अगर मैं सेलेक्ट कैरेक्टर्स टू दी राइट करना है मुझे तो मैं शिफ्ट प्लस राइट एरो करूँगा। शिफ्ट प्लस अप एरो करूँगा तो मैं लाइंस को अपवर्ड सेलेक्ट करूँगा। अगर डाउन करूँगा तो मैं डाउनवर्ड सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, वहीं अगर मुझे पैराग्राफ को लेफ्ट से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट पैराग्राफ टू द लेफ्ट, तो मैं यूज़ करूँगा शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस अप को। ठीक है, अगर मुझे कर्सर और बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट के बीच की जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करना है तो मैं यूज़ करूँगा शिफ्ट कंट्रोल प्लस होम बटन को। तो ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, ये बेसिक है। ठीक है, टेक्स्ट के बेसिस पे। ओके, एक बार इस सभी का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, जो मतलब कॉमन है, जो पूछे गए हैं उसको मैंने बता दिया है और उसको आपको याद रखना है। ठीक है, एक और बता दीजिए कि अगर मुझे टेक्स्ट को जो है कर्सर और एंड ऑफ दी जो करंट लाइन है उसको सेलेक्ट करना है तो मैं यूज़ करूँगा शिफ्ट प्लस एंड की को। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। आगे आते हैं, क्रिप्टो लॉकर इज अ फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्रिप्टो लॉकर जो है वो किसका एग्जाम्पल है? एडवेयर का, वर्म का, या रैंसमवेयर का, या स्पाईवेयर का? तो याद रखना क्रिप्टो लॉकर जो है वो रैंसमवेयर है। ठीक है, क्या करता है ये क्रिप्टो लॉकर? एक बार मैं इसको दिखाता हूँ आपको। तो ये क्या है, विंडोज़ को टारगेट करता है। एक बार जैसे ये घुस गया आपके सिस्टम में, ये आपकी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर लेता है। ठीक है, आपका ATM का पिन वगैरह, पासवर्ड वगैरह जहाँ भी होगा सब कुछ ढूंढ लेगा और फिर आपसे फिरौती मांगेगा कि फिरौती दो, नहीं तो मैं इसका जो है क्या बोलते हैं, इसको डिक्रिप्ट कर दूंगा। ठीक है, और कैसे काम करता है ये, और मतलब कैसे पहचानेगा कि भैया हमारे जो सिस्टम में क्रिप्टो लॉकर घुस गया है? तो याद रखना कि क्रिप्टो लॉकर का एक एप्लीकेशन होता है, ये लिखा हुआ है ना क्रिप्टो लॉकर, ये आप कभी भी इंस्टॉल ना करें। और ज़्यादातर उसमें जो है टाइम शो करेगा कि इतना टाइम बचा है और आपका सिस्टम जो है हैंग होने, ये क्या बोलते हैं, हैक होने वाला है। ठीक है, या फिर पेमेंट आपसे पूछ रहा है, तो समझ जाओ कि आपके सिस्टम में जो है क्रिप्टो लॉकर का अटैक हो चुका है। ये 3 तरीके हैं जो बताते हैं कि आपके सिस्टम में जो है क्रिप्टो लॉकर का यूज़ किसी ने किया है, कोई आपके सिस्टम में घुस चुका है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है।
ओके, इसलिए जो है फायरवॉल वगैरह सिस्टम को अपडेट होते रहना चाहिए। फायरवॉल जो है आपका जो एंटीवायरस है वो अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि वो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, आगे चलते हैं। ज़्यादातर क्या है, जो पब्लिक इंटरनेट जहाँ पे पब्लिक वाईफाई वगैरह मिलता है वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक स्टोरेज? निम्नलिखित में से कौन सा जो है मैग्नेटिक स्टोरेज का पार्ट नहीं है? फ्लॉपी डिस्क, विंचेस्टर डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये तीनों के तीनों जो है मैग्नेटिक स्टोरेज है। वहीं बात करूं मैं मेमोरी कार्ड की, तो मेमोरी कार्ड जो है वो आपका मैग्नेटिक नहीं है, कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, और मेमोरी कार्ड को ही हम बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। याद है क्वेश्चन पूछा गया था कि विच मेमोरी इज नोन एज फ्लैश मेमोरी, तो मेमोरी कार्ड को ही हम फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज के और एग्जांपल आपको याद रखना है कि एसएसडी याद कर लो। ठीक है, तो ये सारे क्या है, और ऑप्टिकल स्टोरेज के भी आप यहाँ पे बता दो मुझे। ऑप्टिकल स्टोरेज के अगर एग्जांपल याद हो आपको, जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ब्लू रे हो गया, डिस्क जो है, ये सारे के सारे क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज के एग्जांपल है। तो ये तीनों के तीनों आपको पता होने चाहिए ही चाहिए। आगे आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड चैनल्स और ट्रैक्स। मैग्नेटिक टेप में जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम चैनल बोलते हैं या फिर हम उनको ट्रैक्स बोलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। देयर इज नो एड्रेसिंग इन मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप्स में कोई एड्रेसिंग नहीं होती, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैग्नेटिक टेप्स कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड फ्रेम्स। हॉरिजॉन्टल रोज को चैनल्स बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को फ्रेम्स बोलते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो तीन ऑप्शन तो सही हो गए, तो मतलब लास्ट वाला ही गलत हो जाएगा। मैग्नेटिक टेप ड्राइवर्स आर नॉट सुटेबल फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा दैट इज टू बी एक्सेस रैंडमली। मैग्नेटिक टेप ड्राइवर्स जो है वो डेटा स्टोरेज के लिए सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई, ऐसा कोई बात तो है नहीं, तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चाहे डेटा को आपको रैंडमली एक्सेस करना हो, चाहे कैसे भी एक्सेस करना हो, मैग्नेटिक टेप ड्राइवर्स में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। चाहे एड्रेसिंग ना हो मैग्नेटिक टेप्स में, लेकिन वो उसका मतलब कि ये नहीं बोल सकते कि आप उसको उसमें डेटा स्टोर ना कर पाओगे, या फिर हो नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि भैया मुझे क्या है, रैंडमली एक्सेस करना है, ज़रूरी नहीं है, आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़। अब मैं आपको थोड़ा सा इनर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, तो इस तरह का आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि भाई देखो, हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं आपको, इसको हम ट्रैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैक्स। ठीक है, और ट्रैक्स को ही हम चैनल भी बोल सकते हैं, इसको ही हम चैनल बोल सकते हैं। ठीक है, वहीं ये जो आप देख सकते हैं, ये दिख नहीं रहा होगा, ये जो वर्टिकल कॉलम्स होती है इसको हम फ्रेम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेम्स बोलते हैं। तो ये आपका मैग्नेटिक टेप का स्ट्रक्चर है, याद रख लो इसको। ठीक है, ये चीज आपको रखनी है। और क्या रखना है कि भैया मैग्नेटिक टेप्स में कोई एड्रेसिंग नहीं होती है। ओके, ये चीज भी आपको रखनी है। आगे आते हैं। डैश होल्ड्स एड्रेस ऑफ एक्टिव मेमोरी लोकेशन। एक्टिव मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है? जो मेमोरी लोकेशन अभी काम में आ रही है, उसका एड्रेस जो है कौन स्टोर करता है, कौन होल्ड करता है? स्टैक पॉइंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या प्रोग्राम काउंटर। तो भैया एड्रेस स्टोर करने का काम किसका है? वो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का। इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने का काम किसका है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का। और कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है किसके बाद जाएगा, वो काम किसका है? वो प्रोग्राम काउंटर का काम है। ठीक है, और थोड़ा सा और पता होना चाहिए, जैसे कि डीआर से हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा रजिस्टर को, जो क्या है? ऑपरेंड को होल्ड करता है। ठीक है, एआर से हम रिप्रेजेंट करते हैं एड्रेस रजिस्टर को,
जो एड्रेस फॉर मेमोरी को स्टोर करता है। AC का मतलब है एक्यूमुलेटर, जो प्रोसेसर रजिस्टर होता है। IR का मतलब है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो कि इंस्ट्रक्शन के कोड को होल्ड करता है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है कि भैया कौन सा पहले जाएगा कौन सा बाद में जाएगा, सीधा एड्रेस से बुलाएगा वो। ठीक है, उसको होल्ड करता है। टेम्परेरी रजिस्टर जो है TM जिसको हम बोलते हैं, वो टेम्परेरी डेटा को होल्ड करता है। इनपुट रजिस्टर जो है वो इनपुट को कैरेक्टर को होल्ड करता है, और आउटपुट कैरेक्टर को कौन होल्ड करता है, वो आउटपुट रजिस्टर करता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ बिट्स दे रखी है कि कितने बिट का होता है, जैसे कि डेटा रजिस्टर जो है वो 16 बिट का होता है, एड्रेस रजिस्टर 12 बिट का होता है, एक्यूमुलेटर 16 बिट का होता है, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी जो है 16 बिट का होता है। प्रोग्राम काउंटर 12 बिट का होता है, टेम्परेरी रजिस्टर 16 बिट का होता है। इनपुट और आउटपुट रजिस्टर जो है वो 8 बिट के ही होते हैं। ठीक है, तो ये टेबल भी आपको याद करना है। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, देखो बिट्स तो नहीं पूछा गया है, आपने जितने भी क्लासेस मेरे अटेंड किए होंगे तो आपने देखा होगा कि बिट्स तो नहीं पूछे गए, लेकिन फंक्शनैलिटी पूछी गई है कि भाई इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है ना, या फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जिसको हम MAR भी बोलते हैं, ये MAR भी ले सकते हो आप इसको, यहाँ पे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऐड कर लो। ठीक है, MAR ये क्या काम करता है, ये भी पूछा गया है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। सबकी डेफिनेशन सबके बारे में पता होना चाहिए। आगे आएंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाइन स्पेसिंग ऑफ अ पैराग्राफ इन MS Word 2010। पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस होता है, जैसे मतलब कि मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ से यहाँ तक, एक लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखी, ये पैराग्राफ है, इसके बीच में जो स्पेस होता है उसके बारे में कौन सा कथन जो है सही है, ये आपको बताना है। करेक्ट पूछा है ना। लाइन स्पेसिंग डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। लाइन स्पेसिंग बताता है कि वर्टिकल स्पेस कितना है दो लाइन्स के बीच में। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही होगी, तो P तो सही हो गया। लाइन स्पेसिंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डायगोनल स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। डायगोनल स्पेस कितना है भाई, ये इसका क्या मतलब है, डायगोनल स्पेस का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये लाइन जो है ये गलत होगी। तो ओनली P विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए लाइन स्पेसिंग का। और लाइन स्पेसिंग आप कहां से कर सकते हैं, तो आपने ये ऑप्शन देखा होगा, ये देख रहे हैं आप, ये ऑप्शन लाइन स्पेसिंग का होता है। इस हिसाब से दिखा रहा है कि इन दोनों के बीच में जो है कितनी लाइन आप ऐड कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, चेंज द स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, ये लाइन्स दिख रही है आपकी, ये जो है स्पेसिंग, या इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है ये लाइन स्पेसिंग है। ये अपने हिसाब से आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन। याद रखना ये चीज, ये है लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन, याद रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, वर्टिकल स्पेस से मतलब होता है, डायगोनल स्पेस से कोई मतलब नहीं होता है लाइन स्पेसिंग का। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कस्टमाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं भाई। ठीक है, आगे आते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इनपुट डिवाइसेस। कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है इनपुट डिवाइसेस से। अच्छा, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं आपको मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिससे आप डेटा भेजते हो कंप्यूटर को। कि मान लो मैंने हेलो लिखा है, तो मैंने पहले H बटन दबाया है, फिर मैंने E दबाया है, फिर मैंने L को 2 बार दबाया है, और फिर मैंने O दबाया है, तब मेरा हेलो टाइप हुआ है। तो ये आप बता रहे हैं सिस्टम को, किसकी मदद से, कीबोर्ड की मदद से। तो कीबोर्ड क्या है आपका, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, जैसे जॉयस्टिक हो गया, गेम में आप बता रहे हैं कि भैया बंदे को बता रहे हैं ऊपर चलो, सामने चलो, लेफ्ट चलो, राइट चलो, ये क्या आप बता रहे हैं। बारकोड रीडर से आप बता रहे हैं कि भैया इसका ये कोड है। स्कैनर से आप बता रहे हैं सिस्टम को कि ये वाली फोटो है। माउस से आप बता रहे हैं कि भैया मैंने ये वाला बटन दबाया है।
तो ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। और जहाँ पे इंफॉर्मेशन शो होती है, जो इंफॉर्मेशन दिखाता है, उसको हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। मैंने हेलो लिखा, हेलो यहाँ पे लिख के आएगा, मतलब क्या है, ये जो मॉनिटर है ये मेरे को हेलो दिखा रहा है, तो ये मेरा आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर जो है पेपर के थ्रू चीज़ें बता रहा है, पीडीएफ दिखा रहा है कि ये पीडीएफ है, देखो आप। हेडफोन जो है, मेरे मोबाइल में जो गाना बज रहा है वो मुझे सुनाई दे रहा है मेरे कान में, किसकी वजह से, हेडफोन की वजह से, तो ये क्या है, मेरा आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी मेरा आउटपुट डिवाइस है, समझ रहे हैं। तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब आते हैं स्टेटमेंट, देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। इनपुट डिवाइसेस हेल्प कंप्यूटर इन रिसीविंग डाटा, बिल्कुल सही जवाब है। कंप्यूटर की मदद करता है ये डेटा को रिसीव करने में। इनपुट डिवाइस आर ऑल्सो कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस, ये स्टेटमेंट गलत है। इनपुट डिवाइस को हम पेरिफेरल डिवाइस नहीं बोलते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर इज एन इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि OMR, जो हमारी OMR शीट नहीं होती है, पेपर में हम देते हैं, ऑफलाइन पेपर देते हैं, OMR शीट को ऐसा गोला गोला भरते रहते हैं, कि नहीं भरते रहते हैं। तो वो जो रीड करता है, कौन सी मशीन रीड करती है, वो करती है आपकी ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही जवाब। इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट यूजर डेटा, ये भी बिल्कुल सही जवाब है कि यूजर का जो डेटा है वो एक्सेप्ट करती है इनपुट डिवाइसेस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे जो है हमारी आज की क्लास जो है खत्म होती है, समाप्त होती है। आशा है ये क्लास आपके लिए मीनिंगफुल रही होगी, फ्रूटफुल रही होगी, और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मेरा उद्देश्य यही है PYQ सीरीज करवाने का, ताकि आप बेटर तरीके से जो है समझ पाएं कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, और आपको आसानी से लेवल भी समझ में आए कि भाई इतना टफ लेवल नहीं है कंप्यूटर का। नॉर्मली जो है ज़्यादातर डेफिनेशंस वगैरह जो है वही पूछी जा रही हैं, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हो गया, CPU हो गया, इनपुट डिवाइसेस हो गया, मेमोरी हो गया, इनके आसपास ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो अगर इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं CGL मेंस पे एज वेल एज CHSL मेंस पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।